हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 4 का सेक्शन सी, और इसी तरीके से आपको सेक्शन डी भी यहाँ प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोशल साइंस गाला पेपर 4 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका होगा 18 मार्क्स का। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 6 3 18। और क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर क्वेश्चन होता है, तो ये किसकी पिक्चर है? तो ये है लोथल, जो कि दो नदियों के बीच में बसा है, भोगावो और साबरमती। सो पहला तो यही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिटी या पोर्ट सीन इन द पिक्चर। तो आंसर क्या होगा? लोथल है। फिर ये कहां पर सिचुएटेड है? सो धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूनिक फीचर ऑफ दिस सिटी या पोर्ट। तो इस पोर्ट का, इस सिटी का यूनिक फीचर ये है कि ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एट लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन। तो इस टाउन के लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ टाउन में बहुत बड़ा डॉकयार्ड कंस्ट्रक्ट किया गया था, ताकि जो शिप्स हैं हाई टाइड के टाइम पर उनको फैसिलिटेट, या कि वहां पर जो शिप्स हैं वो हाई टाइड के टाइम पर रुक सके, है ना। तो ये इसका यूनिक फीचर है। फिर write about the Jain temple of Delwara. So Delwara temples are excellent, wonderful form of construction, carving, artistic skills and sculpture point of view. Delwara temples of Mount Abu, कहां पर है? माउंट आबू, विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय, अब मिनिस्टर विमल शाह जो है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट करवाया टेम्पल, उनको विमल वसई बोलते हैं। और जो दूसरे मिनिस्टर है वस्तुपाल, उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट कराया वो है लूना वसई। दीज आर द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर। ना ये जो टेम्पल्स हैं ये व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अपने माइन्यूट कार्विंग और आर्टिस्टिक वर्क के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture। और ये किसके हैं? जैन रिलीजन के हैं। तो जैन रिलीजन का ये इंडियन कल्चर को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। और ये अपने वही स्किल और कार्विंग की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ओके, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप इसका सॉल्यूशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर दे, और गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच। वेदास कितने टाइप के होते हैं? तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने में आपको इधर पे ये लिखना पड़ेगा कि वेदा का मतलब क्या है, वेद मतलब क्या होता है। तो वेद मींस नॉलेज। और कितने टाइप्स के वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन कल्चर। इनफैक्ट ऋग्वेद इंडियन कल्चर की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है, जिसके अंदर 1028 वर्सेस है। और ये पूरी जो ऋग्वेद है उसके 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 10। मोस्ट ऑफ दी वर्सेस, ज्यादातर वर्सेस क्या है? प्रेयर ऑफ गॉड्स है। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग यज्ञ। और जब भी यज्ञ होता है उस टाइम पर जो प्रेयर बोली जाती है वो ऋग्वेद में लिखी हुई है। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ आर्यंस। देखो, माना जाता है कि वेद किसने लिखे? आर्यंस ने लिखे। तो इसलिए ऋग्वेद में आपको पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस मैटर किसके मिल जाएंगे? आर्यंस के। Who were residing in the region of सप्त सिंधु। याद है आर्यवर्त कहाँ बसा है? सप्त सिंधु, यहाँ पे 7 नदियां हैं एक साथ। तो उस रीजन का जो भी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस मैटर थे उनके बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आर्यंस। फिर दूसरा वेद है सामवेद। was composed to focus on the process of recitation of verses। अब ऋग्वेद में वर्सेस है, लेकिन उस वर्सेस को किस तरीके से बोलना है, यानी कि रेसिटेशन, तो वो सामवेद में लिखा है। इसमें पूरा म्यूजिक के बारे में, इसलिए सामवेद को हम गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। यजुर्वेद को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ वेद ऑफ यज्ञ। ठीक है, यज्ञ। इट इज कंपोज इन बोथ फॉर्म, प्रोस के फॉर्म में भी है, वर्स के फॉर्म में भी है। ठीक है। फिर दिस डिस्क्राइब द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल। तो जब यज्ञ हो या कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो तो उस टाइम पे जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं यजुर्वेद में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेद ऑफ यज्ञ। नाउ लास्ट और सबसे जो लेटेस्ट वेद है वो है अथर्ववेद। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड संस्कार। तो हमारी लाइफ में जितने रिचुअल्स और संस्कार होते हैं उसके बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ऐसे तो कितने 16 संस्कार होते हैं जन्म लेने से मरने तक, इसलिए जो डेथ होती है उसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं। तो 16 संस्कार हो गए और रिचुअल्स, उनके बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ओके, चलो। फिर है
एलुवियल सॉइल के बारे में बताना है, तो ये 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया में फैली हुई है। इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि वहां पे गंगा रिवर है ना, तो जो रिवर है उसके एलुवियल डिपोजिट जो है उसी से एलुवियल सॉइल बनती है। तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल ही है। तो नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलज इन द वेस्ट, फिर महानदी डेल्टा रीजन उड़ीसा में, फिर गोदावरी कृष्ण कावेरी। देखो सारी नदियां हैं, नदियां जो रिवर्स का जो डेल्टा होता है वहां पर, और रिवर्स के आसपास जो मिट्टी है उसी को हम एलुवियल बोलते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू एलुवियल डिपोजिट बाय रिवर्स एंड इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। रिवर जो एलुवियल डिपोजिट लेकर आती है ऊपर से, क्योंकि वो देखो जैसे हिमालयन रिवर्स है ये सारी, है ना, और ये कौन सी हो गई, ये पेनिनसुलर रिवर्स होगी। तो सारी रिवर्स अपने साथ कुछ डिपॉजिट लेकर आती हैं और वही उसको हम बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, और जब उसी मिट्टी को हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th में खादर, बंगार। ये क्या होता है, जो ओल्ड एलुवियल होती है उसको हम बंगार बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। ठीक है, फिर और सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल एलुवियल होती है, इसलिए इसमें क्रॉप्स जैसे कि वीट, पैडी, शुगरकेन, जूट, कॉटन, मेज कैन बी ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो वीट तो रेड सॉइल में भी था, तो फर्क क्या पड़ता है, जो क्रॉप्स है उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है अगर सॉइल चेंज होती है तो। ओके, नाउ what is meant by mountainous soil? तो this type of soil is found in valley and slopy region of Himalayas at an altitude, याद रखो 2700 to 3000 मीटर। it is very थिन एंड अंडर डेवलप्ड, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले किसी पेपर में। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, और हिमालयस में द सॉइल इज इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट ट्रीज। तो जहां पर पाइन और चिट ट्रीज होते हैं वहां पर ये सॉइल माउंटेनियस एरिया में देखने को मिल जाएगी। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया था ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को आसान करने के लिए। सो WTO एस्टैब्लिश हुआ था, ईयर और डेट याद रखनी है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी याद करना है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो रिमूव ऑब्स्टिकल इन द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको हटाना। दूसरा, ओवरकम द प्रोटेक्शन गिवन टू डोमेस्टिक कंट्री टू फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। अब ओवर प्रोटेक्शन यानी कि हम हमारे कुछ गुड्स जो हैं, डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्शन किस तरीके से देते हैं, इंपोर्ट ना करके। अगर सेम टाइप के गुड हम इंपोर्ट करने लगे तो डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक गुड्स ना बिके और जो हम इंपोर्ट करें वो ज्यादा बिक जाए, तो इसलिए हम ना प्रोटेक्शन पॉलिसी लगा देते हैं कि ये जो गुड्स है वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुकावट आती है। तो इसलिए जो भी प्रोटेक्शन लगाया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उसको ओवरकम करना और ट्रेड को यानी ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। टू कोऑर्डिनेट डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी विद द वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी। हर एक कंट्री की इकोनॉमी अलग होती है ना, तो जब 2 कंट्री बीच में ट्रेड करती हैं तो उनकी पॉलिसीज को जो संभालता है वो कौन है, WTO। फिर टू रिजॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, और जब भी 2 कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेटेड जो भी लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करने का भी ऑब्जेक्टिव किसका है, WTO का। क्लियर है, चलो। फिर है प्राइस राइज इज बेनिफिशियल एज वेल एज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्राइस राइज हमारी इकोनॉमी को चाहिए भी, तो इसलिए वो क्या है, बेनिफिशियल भी है लेकिन एक रुकावट भी है। तो हम दोनों एक्सपेक्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस राइज इज बेनिफिशियल किस तरीके से। मॉडरेट प्राइस राइज अलोंग विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल। अगर थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज होता रहे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्या लिखा है, मॉडरेट। फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स मींस इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। अगर प्राइस बढ़ रहा है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी कि अब ज्यादा पैसा वो लगा सकते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स में, न्यू इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, न्यू वेंचर्स में। न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर नए नए प्रोजेक्ट आएंगे तो उसको करने के लिए लोग भी चाहिए, तो इसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ऑफर हायर वेजेस एंड बेटर सर्विस कंडीशन टू दी वर्कर्स। अब क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो वो वर्कर्स हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वर्कर्स को वेजेस भी वो ज्यादा पे करेंगे, है ना, तो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बढ़ रहा है। बेटर वेजेस मींस इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर, और अगर सैलरी अच्छी खासी होगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो अपनी डिमांड पूरा कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकते हैं। दस प्राइस राइज गिव मोमेंटम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर प्राइस राइज ना हो तो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉफिट
प्रॉफिट से ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है। तो प्राइस राइज अगर मॉडरेट रेट से हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इट गिव्स मोमेंटम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्व्स एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आगे नहीं होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्राइस राइज से होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और उससे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से प्राइस राइज इज बेनिफिशियल। लेकिन वो हिंड्रेंस क्यों बन जाती है? तो इट रिजल्ट इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेजिंग पावर। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा प्राइस राइज होने लगे तब हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। मान लो एक बॉटल है पानी की, ठीक है, 10 रुपए में अभी खरीद रहे हो और प्राइस राइज इतना हो गया कि वही पानी की बॉटल, उतना ही पानी जो पहले 10 में मिलता था अब वो 50 में मिल रहा है। यानी कि क्या हुआ, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो अगर प्राइस राइज ज्यादा होता है तो वो हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है और हमारी परचेसिंग पावर भी कम कर देता है, क्योंकि हमको थोड़ी चीजें खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है इसलिए। फिर द हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल, द मिडिल क्लास एंड पुअर सफर। अगर प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि जो कॉमन पीपल हैं, जो पुअर हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिडिल क्लास और पुअर सबसे ज्यादा सफर करता है। हाई वॉलेटिलिटी इन इकोनॉमी डिस्करेजेस द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू वेंचर्स। अब जो जैसे इसमें पहले कैसा था कि अगर थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज हो रहा है तो प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब इतना ज्यादा प्राइस राइज हो गया कि वो उस गुड्स का डिमांड होगा भी या नहीं, तो जो फ्यूचर है इस बिजनेस में वो कैसा रहेगा, बहुत ही वल्नरेबल रहेगा। तो इसलिए जो भी नए वेंचर्स हैं या न्यू बिजनेस है वो इतनी आसानी से नहीं सेटअप हो पाएंगे। द एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स एंड नेग्लेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द एसेंशियल गुड्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज्यादा कमाने के लालच में लग्जरियस आइटम का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और बेसिक कमोडिटीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में बेसिक कमोडिटी की डिमांड तो है क्योंकि लोग हैं, लेकिन उसका सामने से सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, तो प्राइस क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है। द स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स लीड्स टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब जिस चीज की यानी कि बेसिक कमोडिटी की मार्केट में जब कमी होती है तो लोग होर्डिंग चालू कर देते हैं, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है ना। इकोनॉमिक लॉसेस इट्स मोमेंटम ड्यू टू chaos क्रिएटेड बाय द हाइपर इन्फ्लेशन। और ये जो मोमेंटम एक चालू हो गया था प्रॉफिट का और सब चीजें अच्छी चलने का, लेकिन जैसे ही प्राइस आई जरूरत से ज्यादा हुआ तो ये पूरा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं और ये सब किसकी वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन। क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब एक पॉइंट से ज्यादा प्राइस इंक्रीज होना चालू हो जाए। दस प्राइस राइज इज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ऐसी सारी चीजें ज्यादा होंगी तो डेवलपमेंट कहां से हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर प्राइस राइज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो डेवलपमेंट के लिए हिंड्रेंस बन सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलो, फिर है पॉइंट आउट द मॉनेटरी मेजर्स टू कैरीड आउट
सिर्फ आपको यहाँ पे मॉनेटरी मेजर, मैंने आपको बताया था मॉनेटरी मेजर आरबीआई लेती है, फिस्कल मेजर गवर्नमेंट लेती है। तो मॉनेटरी मेजर है तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट a leash is imposed on the spending tendency of people, thereby reducing demand of goods, which in turn leads to reduction in prices। क्या होता है, जब आरबीआई मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को कम कर देती है, ठीक है, तब हमारी जो स्पेंडिंग टेंडेंसी है यानी कि जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। परचेसिंग पावर कम हो गई तो डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, किसी भी चीज की सप्लाई है पर उसके सामने डिमांड नहीं है, तो उस चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनली इस क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कम करने से सीधा क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। फिर आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लैंडिंग पॉलिसी, लोन एंड क्रेडिट। ये मैंने लास्ट कोई गाला पेपर है उसमें भी समझाया था कि आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो इंक्रीज कर देगी। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको लोन महंगा पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक अपने कंज्यूमर को भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो मार्केट में जो क्रेडिट है, लोन यानी कि क्रेडिट है, वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, जो क्रेडिट है वो कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग ज्यादा प्रिफर नहीं करेंगे लोन लेना, तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, फिर एट द एंड प्राइस विल बी कंट्रोल्ड। देखो, due to increasing rate of interest as well as there is increase in deposit investment in different saving। अब उनको पता है कि भाई लोन तो बहुत महंगा है, तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करते हैं। Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding and are stopped and profiteering is controlled। क्योंकि पैसा ही नहीं है आलतू फालतू जगह लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर बैटिंग, स्पेकुलेशन, होर्डिंग, ये सब चीजें रुक जाती हैं क्योंकि पैसा चाहिए। और लेकिन पैसा ज्यादा कहाँ लगा रहे हैं, अब लोग सेविंग में लगा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज में जो पैसा है वो कम लगता है। फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट, अब जो मैंने अभी बताया बैंक रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक को भी अपना रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको जो रेट है वो कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस मनी इज स्ट्रेच फ्रॉम द बैटिंग एंड कम्स बैक टू इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो सीधा सीधा वो पैसा जो है वो सेव कर देंगे। तो इस तरीके से मार्केट में जो भी पैसा है वो इकोनॉमी में वापस आ जाता है, किसके फॉर्म में, सेविंग के फॉर्म में। फिर ड्यू टू इंक्रीजिंग रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक आर कंट्रोल, डिक्रीज इन लैंडिंग इज देयर। अब क्या है, रिजर्व फंड क्या होता है, कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होता है। अगर वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखे तो उसके पास लोन देने के लिए कम पैसा होगा। ठीक है, तो लोन कम जाएगा, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नाउ बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये आरबीआई इसका सेल और परचेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज करती है। तो क्या करेगी, बेच देगी। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रही है, ठीक है, यानी कि वो सिक्योरिटी उसने बेचा तो मार्केट से पैसा ले लिया, तो इस तरीके से जितने भी फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जितने भी पैसा मार्केट में घूम रहा है वो आरबीआई के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बेच रही है तो मार्केट से पैसा वापस आ जाएगा, और जिस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। फिर कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक इज रिड्यूस एज देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, क्यों, उन्होंने क्या किया, ज्यादातर लोगों ने कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो खरीद ली और पैसा दे दिया, तो अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जो पैसा था वो सेविंग के फॉर्म में चला गया। दस जो फालतू का खर्चा है वो कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस रिजल्टिंग इन कंट्रोल ऑफ प्राइस। परचेसिंग पावर का ही पूरा खेल है, परचेसिंग पावर कम हुई, हमारे खर्चे कम हुए, डिमांड कम हुई, जैसे ही डिमांड कम होती है तो प्राइस कंट्रोल हो जाता है। क्लियर, तो ये था मॉनेटरी मेजर्स। फिर है व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स डिफिकल्टीज इन इट्स पाथ। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, अ मूवमेंट दैट एम्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर वुमेन हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज एंड कैन मेक देयर ओन चॉइसेस एंड डिसीजन। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एक मूवमेंट है जो क्या एम करता है, एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जहां पर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और वो अपने चॉइस का
डिसीजन ले सके, ठीक है, अपने चॉइसेस, अपने डिसीजन खुल के ले सके। अब चैलेंजेस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट में? तो सबसे पहले जेंडर बाइज्ड वायलेंस, दिस इंक्लूड डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, जैसे बाहर पढ़ने जाना हो तो वुमेन को इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती है, तो वही चीज है, दिस कैन बी लीड टू लिमिटेड करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड हेल्थ आउटकम्स, तो उनका जो करियर के प्रोस्पेक्टेड जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड जेंडर पे गैप, जब पोजीशन एक है, काम एक जैसा कर रहे हैं, तब भी मेन और वुमेन का जो पे स्केल है वो अलग क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन ऑफन फेस वेज डिस्पैरिटी एंड लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी उनको इतनी नहीं मिल पाती, ये हिंड्रेंस की हम बात कर रहे हैं। फिर है सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन परसिस्ट, यानी कि पेट में ही अगर पता चले कि वो लड़की है तो उसको मार देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी चीजें है ना, चाइल्ड मैरिज, इन सब की वजह से, ये सब सोशल नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है। देन लैक ऑफ वुमेन इन लीडरशिप, बड़ी बड़ी पोजीशन में ज्यादातर तुमको मेन ही देखने मिलेंगे, उसका रीजन ये है, बहुत ही कम है वुमेन इतनी आगे। रीजन ये है कि पहले से ही उनको बहुत खींच के रखा है, उनको इतनी आजादी नहीं दी गई कि वो उतना ऊपर तक जा सके। Women are underrepresented in leadership position which can hinder policy formulation, ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेड यानी कि उनको बाहर नहीं आने दिया, उनकी जो लीडरशिप जो क्वालिटी है वो भी दब के रहेगी। लेकिन आज जैसे निर्मला सीतारमन, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक वुमेन ही है। ओके, नाउ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज, वुमेन आर लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन लेबर फोर्स देन मैन, ज्यादातर हाउस होल्ड चीजों में लगा दिया जाता है, तो उनको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन सी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।